हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और हमारी जो है 12वीं क्लास का जो है कृषि विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर जो है 15 चल रहा था। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई किस प्रकार से हम प्रति पशु जो है उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एक तो पहला देखा था सघन पशु विकास योजना देखी, उन्नत नस्लों के विदेशी साँड़ों से संतरण देखा, कृत्रिम गर्भाधान देखा, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक देखी। फिर उसके बाद जो है आ जाइए विभिन्न राज्यों में नस्ल सुधार योजना। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इंडो डेनिस जो प्रोजेक्ट है उस पर आप टिप्पणी कीजिए या इंडो डेनिस प्रोजेक्ट के बारे में लिखिए। देखिए, जो विभिन्न राज्यों में जो नस्ल सुधार योजना है उसमें यदि बात करूं तो तीन मुख्य रूप से रही थी: इंडो डेनिस प्रोजेक्ट, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट, और इंडो स्विस प्रोजेक्ट। इंडो डेनिस प्रोजेक्ट की बात करें तो यह प्रोजेक्ट हेरीडाडा कर्नाटक में चलाया जा रहा है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपके बन सकता है कि इंडो डेनिस प्रोजेक्ट जो है कहाँ चलाया जा रहा है। इंडो डेनिस प्रोजेक्ट जो है हेरीडाडा कर्नाटक में चलाया जा रहा है। इसमें स्थानीय नस्ल की गायों का रेड डेन के साँड़ों से संकरण कराया जा रहा है। यानी कि इस इंडो डेनिस प्रोजेक्ट में क्या है, जो स्थानीय गाय हैं, स्थानीय गाय, उनका क्रॉस कराया जा रहा है सांड से, है ना। और वो कौन है? रेड डेन। रेड डेन, अब रेड डेन क्या है? रेड डेन जो है ये नस्ल है भाई, ये विदेशी नस्ल है। रेड डेन डेनमार्क, है ना, जिसका उत्पत्ति स्थान है डेनमार्क। तो उस रेड डेन नस्ल का जो है सांड और स्थानीय जो हमारी जो भारतीय मादा जो है गाय है, इनका आपस में जो है संतरण कराया जा रहा है। तो इंडो डेनिस प्रोजेक्ट के तहत कराया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर है? हेरीडाडा कर्नाटक में है। क्लियर है? कर लोगे? चलिए अब आ जाते हैं इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट मंडी हिमाचल, अल्मोड़ा यूपी में चलाए जा रहे हैं। इसमें जर्मन नस्ल हाईलैंड एंड ब्राउन स्विस के वीर्य से स्थानीय नस्ल की गायों में गर्भाधान कराया जा रहा है। अब देखिए, जो स्थानीय नस्ल है, स्थानीय नस्ल की जो गाय हैं, इनका किससे गर्भाधान कराया जा रहा है? वीर्य से। और वीर्य किसका है? ब्राउन स्विस, जो एक विदेशी नस्ल है, और हाईलैंड जो कि एक जर्मन नस्ल है। क्लियर है? तो ये इन दो नस्लों से, इन दो नस्लों के जो सांड हैं उनसे क्या लिया गया? उनसे जो है वीर्य लाया गया, और उसके बाद ये किस में डाला गया? स्थानीय नस्ल की जो गाय हैं इनमें डालकर क्या किया जा रहा है? गर्भाधान कराया जा रहा है, ताकि हम दूध के उत्पादन में, प्रति पशु दूध के उत्पादन में वृद्धि कर सकें। फिर उसके बाद आ जाइए इंडो स्विस प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट पटियाला में चलाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पटियाला में चलाया गया था। ये भी याद रखना है, इंडो स्विस प्रोजेक्ट कहाँ पर? जिसमें ब्राउन स्विस के नस्ल से, ध्यान से सुनना, नस्ल से हरियाणा, हरियाणा जो एक डाइटी नस्ल है, और साहिवाल, ये भी एक डाइटी नस्ल है। हरियाणा और साहिवाल गायों को प्रजनन कर के नस्ल सुधार किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है इंडो स्विस प्रोजेक्ट। अब स्विस से इतना याद रख लेना, ब्राउन स्विस क्या है? स्विस से क्या? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस जो नस्ल है, इससे हरियाणा और साहिवाल, हमारी भारतीय नस्ल दो, हमारी भारतीय नस्ल हैं हरियाणा और साहिवाल। ये क्या है? भारतीय नस्ल। इन भारतीय नस्लों का संकरण जो है कराया जा रहा है ब्राउन स्विस से। ब्राउन स्विस ये कहाँ की नस्ल है? ये स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है भाई? स्विट्जरलैंड। क्लियर है? याद रखें, साहिवाल और हरियाणा का जो है। अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अब क्वेश्चन आ गया कि विभिन्न राज्यों में नस्ल सुधार का योजनाओं के बारे में टिप्पणी कीजिए। तीन योजना है: इंडो डेनिस प्रोजेक्ट, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, इंडो स्विस प्रोजेक्ट, है ना, याद रखना है। इंडो डेनिस प्रोजेक्ट, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, और इंडो स्विस प्रोजेक्ट, डीएस, डीजीएस, है ना। डेनिस, जर्मन, स्विस, ये याद रखना है।
कहाँ पर चलाया जा रहा है, ये कर्नाटक, ये हिमाचल और अल्मोड़ा, और ये पटियाला में, है ना। ऐसे ही बार बार जब रिवीजन करोगे, देखिए याद कैसे होगा, आपको लिखना होगा, जब तो 12वीं क्लास में आप अच्छे नंबर ले पाओगे। भाई 12वीं क्लास में यदि आपको 95 प्लस नंबर चाहिए तो आपको याद भी करना होगा, और लिखने का एक तरीका जो होता है वो आपको जो है ईजाद करना होगा, वो मैं हालांकि बता भी दूंगा तरीका। चलिए अब आ जाते हैं संतति परीक्षण। अगला है संतति परीक्षण, है ना। ये वही चल रहे हैं कि प्रति पशु हमें क्या करना है, प्रति पशु दूध उत्पादन में वृद्धि करनी है। इसके लिए देखिए संतति परीक्षण, प्रत्येक राज्य में अच्छी नस्ल के सांडों से गायों को गर्भित कराकर, ध्यान से सुनना, प्रत्येक राज्य में अच्छी नस्ल के सांडों से गायों को गर्भित कराकर उनसे पैदा होने वाली बच्चियों का अच्छी तरह पालन पोषण करके उनका दुग्ध उत्पादन देखकर उनको अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए रखा जाता है। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, संतति परीक्षण में बहुत अच्छी नस्ल का सांड लिया, इस सांड से गाय को गर्भित कराया, गाय को जब गर्भित करा दिया तो गाय के गर्भित होने के बाद जो बछड़ा बछड़ी जो प्राप्त हुआ, बछड़ी मेनली हमारा बछड़ी का नाम है, बछड़े का नहीं है ना। तो जो बछड़ी आई यानी कि बच्चा आया, उसको पाला जाता है, पालन पोषण किया जाता है, उसको अच्छा खिलाया जाता है, उसको संतुलित आहार दिया जाता है, समय पर पानी, समय पर चिकित्सा, सब कुछ दिया जाता है। फिर उस जो बछड़ी जो धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी होती है, और फिर इसको जो है तैयार किया जाता है ना। फिर इसको जो है दूध उत्पादन के लिए जो है तैयार किया जाता है। ये ध्यान रखें, ऐसा हम करते हैं, है ना। पहले तो क्या किया, अच्छी नस्ल के सांड लिया और उसका संतरण उससे किसको गर्भित कराया, मादा गाय को गर्भित कराया, मादा गाय ने बछड़ी दी, और बछड़ी को फिर हम अगली पीढ़ी के लिए उसका पालन पोषण करते हैं और उसको तैयार करते हैं। तैयार हम उसको दो दो प्रॉफिट के लिए करते हैं, एक तो हमें दूध उत्पादन उससे लेना होता है, और एक जो है जो भी प्रजनन कार्यक्रम है उसमें वो हिस्सा ले सके, प्रजनन कार्यक्रम में वो उपयोग हो सके ताकि नस्लों का सुधार किया जा सके। ये सब हम करते हैं। फिर उसके बाद जो है 7वां बिंदु क्या है, गौशाला व चारा विकास योजना। प्रत्येक राज्य में बेकार व आवारा पशुओं को गौशालाओं में रखने की योजना शुरू की गई, जिसमें पशु की अच्छी तरह से पालन पोषण कर उत्पादन बढ़ाया जा सके। अब देखिए गौशालाएं खोली गई, है ना, पूरे देश में जो है गौशालाएं खोली गई, उनमें चारों की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था की गई, और जितनी आवारा गाय हैं, आवारा पशु हैं, उनको उस गौशाला में डाला गया, रखा गया, है ना। इस प्रकार की योजनाएं भी शुरू की गई ताकि उनका पालन पोषण हो सके और उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। फिर आ जाइए की विलेज स्कीम। तो ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, की विलेज स्कीम प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में पूरे देश में पशु विकास के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें पशु का अच्छी तरह से पालन पोषण कर उत्पादन बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि की विलेज स्कीम, की विलेज योजना का संबंध किससे है। तो याद रखना है पशुधन विकास से है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि की विलेज योजना का संबंध किससे है, पशुधन विकास से, यह आप लिख सकते हो, या पशुओं से संबंधित है, पशुओं के विकास से, पशुधन उत्पादन से, जो भी आपको लगे वो आप लिख सकते हो, है ना। क्लियर है भैया तक। तो याद रखना है की विलेज योजना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, लिख लिया आपने। फिर आ जाइए सहकारी डेयरी। पूरे देश में राज्य स्तर पर सहकारी डेयरियां स्थापित की गई हैं, जिनका डेयरी विकास में बहुत बड़ा योगदान है। डेयरी की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड गठित किया गया है। अब देखिए, अब जब दूध उत्पादन हो रहा है तो दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा यदि हो रहा है तो भाई उस दूध को लोगों तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो पहुंचाना पड़ेगा, जब दूध को पहुंचाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या चाहिए, हमें डेयरी खोलनी चाहिए, जहाँ पर हम पशुओं से दूध निकाल के लाएं और उसको हम एक स्थान पर रख दें और लोग आएँ वहाँ से पैसे दें और दूध ले जाएं। जैसे इसके अलावा जो है आप देखो, दूध या दूध लाता है वो क्या काम करता है, वो भी ये दूध दूध देता है। ऐसे ही डेयरियाँ खोली गई,
सहकारी डेयरियां खोली गई, जिनका डेयरी विकास में बहुत बड़ा योगदान है ना। क्या है, पूरे देश में राज्य स्तर पर सहकारियां डेयरियां स्थापित की गई। जैसे आप कभी दूध पीते होंगे, जैसे राजस्थान के निवासी हैं तो आप सरस दूध पीते होंगे, या आप अमूल दूध पीते होंगे, अमूल दूध पीता इंडिया। जिस भी आप ये क्या है, ये डेयरियों के नाम हैं, सरस डेयरी का दूध, अमूल डेयरी का दूध। इन डेयरियों में क्या है, जो पशुपालक होते हैं वो दूध को यहाँ पर दे देते हैं। ये सरस और अमूल डेयरियां हर पूरे राज्य में फैली हुई है और दूध को देती है। जैसे जयपुर में यदि बात करें तो सरस डेयरी, अमूल डेयरी, इनके दूध आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं और थैली में बाकायदा पैकिंग आती है। तो कहीं ना कहीं जो है डेयरी विकास जो है ये भी ज़रूरी है अच्छे मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि भाई दूध उत्पादन हो रहा है तो उस दूध उत्पादन का मैनेजमेंट भी तो करना होगा ना। तो इसके लिए सहकारी डेयरी जरूरी है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डेयरी विकास की समस्याओं के लिए, डेयरी की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, NDDB। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है डेयरी विकास की समस्याओं के लिए कौन सा क्या बोर्ड बनाया गया था, तो याद रखना है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है 12वीं क्लास में कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1965 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, आनंद गुजरात में हुई थी, ये ध्यान रखें। इसका मुख्यालय कहाँ पर है यदि पूछ ले तो आनंद गुजरात में है, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय जैसे दिल्ली है, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई में स्थापित है। जो मुख्य कार्यालय है वो तो कहाँ, आनंद गुजरात में। क्षेत्रीय कार्यालय जो है बड़े महानगरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई में स्थापित की गई। संसार की यह सबसे बड़ी डेयरी योजना थी भारत में, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए, जब नेशनल डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB जब इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना के बाद 1970 में, भाई इसकी स्थापना कब हुई, 1965 में। इसके अलावा अब जब 5 वर्ष पूरे हुए तो 1970 में इस राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक योजना चलाई जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो याद रखना है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ किया गया, 1970 में। किसने प्रारंभ किया, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रारंभ किया था। ऑपरेशन फ्लड के बारे में ध्यान रखना है, यह सबसे बड़ी डेयरी योजना है। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, सबसे बड़ी डेयरी योजना। इस ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ, ऑपरेशन फ्लड में हमने, भारत देश ने विदेशों से आयातित किया था पाउडर। जो दूध का जो पाउडर है वो आयातित किया, दूध का पाउडर भारत आया, फिर उस दूध के पाउडर से दूध बनाया, और जो बड़े महानगर हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई में दूध का वितरण किया गया। इसको हमने एक नाम दे दिया ऑपरेशन फ्लड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड कब आया था, 1970 में आया था। कितने वर्ष चला ये ऑपरेशन फ्लड, ये 26 वर्ष चला। 1996 में ये खत्म हो गया था, ये ध्यान रखें। ये 3 चरणों में आया था। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में आया था, 3 चरण थे। देखिए, है ना, ऑपरेशन फ्लड आ गया ना, ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण आगे आ ही जा रहा है। फिर आ जाइए भारतीय डेयरी निगम। अब आ जाइए, भारत सरकार ने 13 जनवरी 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 13 जनवरी 1970 में।
यह निगम ऑपरेशन फ्लड एवं अन्य डेयरी विकास योजना को संचालित करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये जो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना है, ये क्या है? ये राष्ट्रीय डेयरी जो विकास बोर्ड है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, इसके साथ ये मिलजुल कर कार्य करता है और डेयरी में डेयरी विकास करता है, उनको संचालित करता है। डेयरी की जो योजना है उनको संचालित करना, ये सारा कार्य रहता है। फिर आ जाइए, अगला है श्वेत क्रांति। अब क्वेश्चन आ जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। व्हाइट रेवोल्यूशन, और व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, दूध कैसा होता है? सफेद होता है। तो डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया था। तो याद रखना है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? डेयरी, दूध उत्पादन से है। इसके जनक की यदि बात करें तो जनक थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, इन्होंने ही, वर्गीज कुरियन ने ही ऑपरेशन फ्लड चलाया था, ये ध्यान रखें। तो बाइटादा वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क मैन भी कहा जाता है वर्गीज कुरियन। तो ये जनक थे श्वेत क्रांति के। श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन की बाढ़ सी आ रही थी। लगभग ये श्वेत क्रांति कब आई थी? 1970 में। कब आई थी? जब ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन फ्लड पहला चरण जो है 1970 से प्रारंभ हुआ था और 1980 में, 80 तक ये चला है। फिर 1981 से 1985 तक दूसरा चरण चला और 1986 से 1996 में ये तीसरा चरण चला है। ये प्रथम चरण है ऑपरेशन फ्लड का, प्रथम चरण। ये द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण इतने सन से इतने सन के बीच चला है। ये ऑपरेशन फ्लड का क्या है लाडलो? तृतीय चरण है। क्लियर है? तो ऑपरेशन फ्लड योजना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में हुआ था, ऑपरेशन फ्लड जो योजना है वो कितने चरणों में चलाई गई थी, तो याद रखना है 3 चरण थे उसके। अब हो सकता है आपकी 12वीं क्लास की पुस्तक में दूसरा दे के रखा हूँ, उसको भी अभी पढ़ लेते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो सुने। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार ने 13 जनवरी 1970 में की थी। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि यह राष्ट्रीय डेयरी जो विकास बोर्ड है, इस राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ सम्मिलित होके, कौन? भारतीय डेयरी निगम सम्मिलित होके जितनी भी डेयरी से संबंधित योजना है उनका संचालन कर सके। फिर श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति कब आई? जब ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन फ्लड किसने प्रारंभ किया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो है प्रारंभ किया था, जिसमें महत्वपूर्ण श्रेय जाता है वर्गीज कुरियन को, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है, जिन्हें मिल्क मैन कहा जाता है। ये ध्यान रखें। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला था। देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड 1970 प्रथम चरण। ऑपरेशन फ्लड प्रथम सन 1970 में शुरू हुआ। इसके अंतर्गत जो सपरेटा दूध, चूर्ण और बटर ऑयल विदेशों से अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे दूध तैयार करके, देखिए सपरेटा दूध चूर्ण, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं दूध पाउडर। क्या है? इसको अगर सामान्य भाषा में कहें तो दूध पाउडर कहां से मंगाया? कहां से? विदेशों से। विदेशों से अनुदान पर, अनुदान के रूप में जो है प्राप्त हुआ। उससे भारत में क्या किया? दूध तैयार करके दूध को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में बेचा। ऑपरेशन फ्लड प्रथम चरण काफी सफल रहा। इसकी सफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि ऑपरेशन फ्लड के शुरू में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 105 ग्राम थी, जो अंत में 122 ग्राम तक पहुंच गई थी। यानी कि एक जने के हिस्से में 105 ग्राम थे, दूध की जो मात्रा थी वो 122 ग्राम पहुंच गई। इतना ऑपरेशन फ्लड की वजह से दूध का उत्पादन बढ़ा था। तो याद रखना है ऑपरेशन फ्लड कब आया? 1970 में आया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं।
ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है ना, पर ठीक है, आपकी जो पुस्तक है उसके अनुसार हम मान लेते हैं, बट ये गलत है। वैसे ऑपरेशन फ्लड का जो द्वितीय चरण है वो 1981 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन आपकी पुस्तक में गलत है तो अपने को गलत ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है थोड़ा सा, हाँ वो अलग बात है कि अगर आप इसको 1980 भी करोगे तो वो भी 1981 भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। और इसका समापन कब हुआ, 1985, ये सही है। ऑपरेशन फ्लड के कार्यान्वित के दौरान जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरा करने के लिए 1993-94 में 100% अनुदान के आधार पर एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की थी। IDDP, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर अंडरलाइन कर लेना, एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम, ये एकीकृत डेयरी जो विकास कार्यक्रम है जो है ये कब प्रारंभ हुआ, 1993-94 में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे आपकी 12वीं परीक्षा में आ सकता है कि एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1993-94 में। क्यों प्रारंभ किया गया, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड में कुछ कमियां रह रही थी, उन कमियों को दूर करने के लिए योजना चलाई गई थी। यह योजना कौन सी योजना, एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम योजना। यह योजना कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से लागू की गई जो ऑपरेशन फ्लड में आने से छूट गए थे। ये जो योजना है वहां पर ज़्यादातर लागू की गई थी उन क्षेत्रों में जहां पर ऑपरेशन फ्लड से छूट गए थे। इसके साथ ही पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में भी इसको अमल में लाया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे दुधारू मवेशियों का विकास। देखिए क्या क्या उद्देश्य हैं इस योजना के, दुधारू मवेशियों का विकास, चलिए है ना, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर दूध उत्पादन में वृद्धि करना, है ना, दूध की सरकारी खरीद, किफायती ढंग से उसका प्रसंस्करण विपणन, दूध उत्पादन को उचित मूल्य दिलाना, रोजगार के अवसर अतिरिक्त अवसरों का सृजन, अपेक्षाकृत वांछित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक और पौष्टिक स्थिति में सुधार। भाई सीधी सी बात है, इस योजना का उद्देश्य क्या था, जो दूध देने वाले पशु हैं उनका विकास करना। पहला उद्देश्य क्या है, दूध देने वाले जो पशु हैं उनका विकास करना। दूसरा क्या है, दूध उत्पादन में टेक्नोलॉजी का यूज करना। ध्यान से सुना, दूध उत्पादन में टेक्नोलॉजी का यूज करना, ये एक दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य कि दूध, जो दूध प्राप्त हो रहा है पशुपालन को, उसको प्रसंस्कृत करना, फिर उसको थैली में भरना, पैकिंग करना, ये सब कार्य करना, लोगों को रोजगार दिलाना, ये सब किसके कार्य थे, याद रखना है एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम के थे। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो ये ध्यान रखें। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब आ जाइए 12वीं पंचवर्षीय योजना में, वेरी इंपॉर्टेंट, 12वीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है ये लगभग जो है 2014 नेशनल लाइव स्टॉक जो मिशन है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। ये ध्यान रखें, नेशनल लाइव स्टॉक जो मिशन है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कब प्रारंभ हुआ, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसके तहत पशुओं हेतु दाना और चारा की उपलब्धता को बढ़ावा देने, उपलब्धता और मांग के बीच में अंतर को कम करना। इस योजना के अंतर्गत पशुओं के बीमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम, प्रमुख बीमारियों जैसे खुरपका, पेस्टिडेस पेस्टेस, ब्रुसेलोसिस जिसे माल्टा फीवर कहते हैं, क्लासिकल स्वाइन ज्वर के लिए किया गया था। ये ध्यान रखें, एक्चुअली क्या है, लाइव स्टॉक मिशन। इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ, इस लाइव स्टॉक मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि जो पशु हैं उनके लिए दाना और चारा की उपलब्धता करवाना, चारागाह बनवाना, नए नए चारे की किस्में लाना,
और उनको उत्पादित करना ताकि अच्छा चारा, स्वस्थ चारा पशुओं को मिल सके। ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का कार्य था। इसके अलावा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का एक और जिम्मेदारी थी कि पशुओं में होने वाले जो विभिन्न रोग हैं, उन रोगों से जो प्रॉब्लम में जो पशु हैं उनकी उन प्रॉब्लम से दूर करना, पशुओं को रोगों से बचाव करना, ये भी नेशनल लाइव स्टॉक का है। चारा और दाना प्रदान करना, उपलब्धता प्रदान करना, है ना, जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप प्रदान करना, जो बीमारियां पशुओं में होती हैं उनसे निदान दिलाना, ये किसका है? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का है, याद रखना है। तदुपरांत सरकार दुग्ध व्यवसाय को लोकप्रिय बनाने, इससे जुड़े पहले छूट गए अन्य क्षेत्रों को समृद्ध करने के लिए राष्ट्रीय मवेशी गोधन एवं भैंस प्रजनन योजना, सघन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता सूचना सुदृढ़ीकरण, स्वच्छ दूध उत्पादन, सहकारिताओं को सहायता, डेयरी पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड, पशु आहार चारा विकास योजना, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसी अनेक योजनाएं काम कर रही हैं। अब देखिए ये योजनाओं के नाम हैं। ये सब जो मैंने आपको बोली हैं ये वो योजना है जो पशुधन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। बस ये भली याद मत रखना, ये योजना आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आप भली याद मत रखना, कोई आवश्यकता नहीं है इनकी, अनावश्यक। चलिए वे आगे बढ़ते हैं। फिर राजस्थान में डेयरी का विकास। अब पढ़ते हैं राजस्थान में डेयरी का विकास। राजस्थान में ग्रामीणों का पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है जिससे ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्तर, पोषण आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी कि देखें गांव में, देखो आप गांव में पशुपालन भी एक मुख्य व्यवसाय बन चुका है। अब पशुपालन व्यवसाय बन गया है, साथ में जो पशुपालक है, जो किसान है, जो गांव के लोग हैं, उनको भी तो संतुलित आहार मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर सुधर रहा है क्योंकि दूध बेच के पैसा आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये राजस्थान में कुल दूध उत्पादन 16,934 मिलियन टन है। इसके अलावा ये काट दो, बोले 1000 टन लिख दो, है ना। देश में दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। देश में दूध उत्पादन में दूसरा स्थान, कुल दूध उत्पादन का 11.8%। किसका? राजस्थान का। ये याद रखें, राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये कुछ बातें बोली गई हैं। और जितना भी भारत में दूध उत्पादन हो रहा है उसका 11.8% हिस्सेदारी किसकी है? राजस्थान की है दूध उत्पादन में, जिसमें 53% भैंसों से, 36% गायों से और 8% बकरियों से प्राप्त होता है। राजस्थान में जो दूध का उत्पादन हो रहा है वो सर्वाधिक जो है भैंसों से हो रहा है, जो कि कितना है? 53% है। गायों की बात करें तो 36% है और बकरी से 8% है। राजस्थान में जैसलमेर में सबसे अधिक दूध उपलब्धता 1085 ग्राम प्रति व्यक्ति है। ये पुराने आंकड़े हैं, लेकिन अब क्योंकि 12वीं क्लास में पुराने आंकड़े दिए हुए हैं, पुराना डेटा दिया हुआ है आज से 4-5 साल पहले का, तो हमें वही मानना है। क्लियर भैया तक? चलो ध्यान रखें। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, एक तो आप इतना याद रखना कि राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। कितनी हिस्सेदारी है? 11.8% हिस्सेदारी है दूध उत्पादन में। ये सब ध्यान रखना। फिर आ जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977 में स्थापित हुआ। तब से समस्त 32 जिलों में डेयरी फेडरेशन द्वारा डेयरी से संबंधित उत्पादन, विपणन और विकास कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। वर्तमान 2016-17 में राज्य में 21 दुग्ध सहकारी संघ कार्य कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में वर्ष 2016-17 के अनुसार कितने दुग्ध सहकारी संघ कार्य कर रहे हैं, तो याद रखना है 21।
इन संघों के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर 14,193 दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जिनमें 5,699 महिला दुग्ध सहकारी समितियां हैं। ग्रामीण स्तर पर तो क्या है, सहकारी समितियां हैं, और राज्य स्तर पर सहकारी संघ है ना, ये ध्यान रखें। राज्य में जिले स्तर पर 21 दुग्ध सहकारी संघ कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर क्या है, दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जिसमें से 5,699 तो क्या है, महिला दुग्ध सहकारी समितियां हैं। इनमें से 5,699 महिला दुग्ध सहकारी समितियां हैं। ये दुग्ध सहकारी समितियां ये कहाँ पर बनी हुई हैं, गांव में, और दुग्ध सहकारी संघ ये जिलों में बने हुए हैं, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना, तो याद रखना है 1977। तो ये आपका जो चैप्टर है 15 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।